अब मचेगी पाकिस्तान और चीन में तबाही। भारतीय वायुसेना को मिलेगी अब तक की सबसे बड़ी ताकत। दिसंबर महीने में आने वाला है राफेल लड़ाकू विमान का भी बाप। दोस्तों, रक्षा उपकरण बनाने वाली स्वीडन की कंपनी साब ने अपनी 5वीं पीढ़ी के ग्राइपेन लड़ाकू विमान भारत में बनाने और साथ में भारत को इसकी तकनीक देने का ऑफर दिया है। कंपनी की यह भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण के लिए प्रस्तावित अरबों डॉलर की योजना में अपने लिए अवसर निकालने के एक नए प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। इसे पीएम मोदी की मेक इन इंडिया को मिले बड़े ऑफर के रूप में देखा जा रहा है। साब साल 2011 में भारतीय वायुसेना के लिए मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि मझोले बहुउद्देशीय लड़ाकू विमानों की आपूर्ति का ठेका हासिल नहीं कर सकी थी। यह अनुबंध फ्रांसीसी कंपनी डैसोल्ट एविएशन के हाथ लगा। साब का अनुमान है कि भारतीय वायुसेना के विमान बेड़े को मजबूत करने का काम राफेल के 36 विमानों से पूरा नहीं होगा। उसे और अधिक लड़ाकू विमानों की जरूरत होगी और यह सच भी है कि केवल 36 लड़ाकू विमान से भारतीय वायुसेना का काम नहीं चलने वाला, वह भी तब जब भारत की दोनों सीमाओं पर दुश्मन अपने हथियारों के साथ तैनात हो। साब ने भारत में न सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर स्थापित करने बल्कि अगले 100 साल तक के लिए एरोनॉटिक्स सेंटर के विकास में मदद की पेशकश की है। कंपनी साथ ही भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस को और आधुनिक मध्यम लड़ाकू विमान के अगले स्वरूप के विकास में भी साझेदारी की बात कर रही है। इन विमानों का विकास एवं डिजाइन भारत की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। साब के एरोनॉटिक्स डिवीजन के प्रमुख उल्फ निल्सन ने कहा कि कंपनी भारत के लिए पहले से ही अपनी तैयारी कर रही है और सहयोग के लिए स्थानीय साझेदारों की पहचान कर रही है। निल्सन ने कहा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रस्ताव वास्तविक होगा क्योंकि वे भारत को प्रणालियों पर पूर्ण नियंत्रण एवं सॉफ्टवेयर पर पूर्ण नियंत्रण की पेशकश कर रहे हैं। साब इंडिया के प्रमुख जेन वाइडरस्ट्रॉम ने कहा कि कंपनी भारत की प्रोहिबिशन लिस्ट को मानने को तैयार है। यह प्रोहिबिशन लिस्ट भारत में मैन्युफैक्चर्ड लड़ाकू विमानों को अन्य देशों को निर्यात करने के निषेध की शर्त से जुड़ी है। इस शर्त को पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने रखा था। वाइडरस्ट्रॉम ने कहा, रक्षा उपकरणों की निर्यात के मामले में हमारे स्वीडन में भी लगभग ऐसी ही व्यवस्था है। इस पर फैसला सरकार लेती है और हम कुछ ही खास देशों को रक्षा सामान का निर्यात नहीं कर सकते। ये लगभग भारत जैसा ही है। साब के सीईओ हकन बुस्के ने कहा कि कंपनी स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान परियोजना के लिए हर तरह की मदद देने को तैयार है। भारतीय वायुसेना ने अक्टूबर में कहा था कि उसे अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए कम से कम 6 अतिरिक्त स्क्वाड्रनों की जरूरत होगी, जिसमें 108 राफेल लड़ाकू विमान या इसके जैसे ही लड़ाकू विमान शामिल होंगे। क्योंकि सरकार ने 126 MMRC मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की अरबों में टेंडर को रद्द कर दिया। ऐसे में एविएशन इंडस्ट्री में यह नई उम्मीद पैदा हुई है कि भारत इन नए लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए नए टेंडर निकाल सकता है। साब के अलावा अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन और फ्रांस की कंपनी डैसोल्ट एविएशन ने भी सरकार के मेक इन इंडिया के अनुरूप लड़ाकू विमानों का ऑफर दिया है। साब का दावा है कि इस विमान में गाइडेड ग्लाइड बम, लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल ले जाने की क्षमता है। इसके अलावा यह विमान हवाई हमले करने में भी सक्षम है और वह भी बुलेट की रफ्तार से। ग्राइपेन ई में सेंसर के साथ AESA रडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और डेटा लिंक टेक्नोलॉजी है, जो पायलट और को पायलट को हर जरूरी सामान पहुंचाने में मददगार है। सिंगल सीट पर ग्राइपेन ई में 27 mm की माउजर B-27 गन है, जिसकी मदद से हवा से जमीन और समुद्र तक निशाना साधा जा सकता है। ग्राइपेन ई को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे कि यह हर प्रकार के हथियार को ले जा सके। दुनिया में बेहद कम फाइटर प्लेन ऐसे हैं जो मारक क्षमता के साथ ज्यादा मात्रा में हथियार ले जाने में सक्षम हो। ग्राइपेन ई सबसे तेज गति का मेक 2 है। यह विमान करीब 2470 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ग्राइपेन ई 15.2 मीटर लंबा व 8.6 मीटर चौड़ा है। ग्राइपेन ई 16,500 किलो वजन के साथ उड़ान भर सकता है।
1963 में शामिल किए गए 874 मिग 21 में से 400 से ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त है। भारत ने साल 1961 में मिग विमानों को रूस से खरीदने का फैसला किया था। बाद में इन्हें और बेहतर बनाने की प्रक्रिया चलती रही और इसी क्रम में मिग 21 को अपग्रेड कर मिग 22 सेना में शामिल किया गया। वायुसेना ने पहली बार साल 1963 में अपनी युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए सोवियत मूल के 874 सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों मिग 21 को अपने बेड़े में शामिल किया था, लेकिन उनमें से 400 से ज्यादा मिग 21 विमान 1971 और 2012 के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गए। भारतीय वायुसेना में मिग विमानों के क्रेश रिकॉर्ड को देखते हुए इन्हें फ्लाइंग कॉफिन, उड़ता हुआ ताबूत नाम दिया गया है। क्या मिग 21 के अलावा वायुसेना के पास था कोई और विकल्प? इस पर एक्सपर्ट का कहना है कि मिग 21 लड़ाकू विमानों की बड़ी संख्या में दुर्घटनाग्रस्त होने की एक वजह वायुसेना में लंबे समय तक किसी और फाइटर जेट के नए होना शामिल भी है। लंबे समय तक वायुसेना में कोई नया फाइटर जेट शामिल नहीं किया गया, जिससे पूरा भार मिग 21 पर ही रहा। वायुसेना के सेवानिवृत्त पूर्व अधिकारी एयर वाइस मार्शल सुनील नादोकर ने कहा, क्या इसके अलावा कोई और विकल्प था? अपने आसमान की रक्षा के लिए आपके पास निश्चित संख्या में लड़ाकू विमान होने चाहिए, लेकिन इतने सालों में अन्य फाइटर जेट्स को वायुसेना में शामिल करने में काफी देर हुई। पायलटों की ट्रेनिंग के लिए मिग 21 का हुआ सबसे ज्यादा इस्तेमाल। उन्होंने कहा कि फिलहाल 36 राफेल वायुसेना में शामिल किए गए हैं, लेकिन जरूरत के हिसाब से इनकी संख्या भी अभी कम है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA को बेड़े में शामिल करने के कार्यक्रम में अभी देर है। वायुसेना की उन्नत जेट फाइटर्स के शामिल होने में देरी के चलते 1980, 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में पायलटों की ट्रेनिंग के लिए सुपरसोनिक मिग 21 फाइटर जेट को ही इस्तेमाल किया गया। इसी अवधि में इन फाइटर जेट के साथ काफी हादसे भी दर्ज किए गए। ब्रिटेन से खरीदे गए एडवांस फाइटर जेट हॉक्स के वायुसेना में शामिल होने से पहले मिग 21 ने वायुसेना की कुल उड़ान घंटों का आधा हिस्सा लिया। भारतीय वायुसेना की लंबे समय की जरूरत को पूरा करने के लिए साल 2008 में हॉक्स को शामिल किया गया था, जो कि लड़ाकू पायलटों की ट्रेनिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले पायलटों की ट्रेनिंग के लिए मुख्य रूप से मिग 21 फाइटर जेट का ही इस्तेमाल किया गया, जिसके साथ इनकी सर्विसिंग भी काफी जरूरत बढ़ गई। 2016 से 2019 तक भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष रहे एयर मार्शल BS धनोआ ने भी साल 2016 में इस बात को स्वीकार किया था। चीन और पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय वायुसेना के पास पर्याप्त संख्या में युद्धक विमान नहीं थे, जिसके कारण जमीनी स्तर पर लक्ष्य पर प्रहार करने के लिए वायुसेना की ताकत काफी प्रभावित हुई। उन्होंने कहा था कि सरकार ने 26/11 मुंबई हमलों के बाद पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, जबकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में आतंकी शिविर कहां और हम तैयार भी थे, लेकिन स्ट्राइक को अंजाम देना या नहीं देना राजनीतिक फैसला था। वहीं इनमें 73 तेजस MKIA लड़ाकू विमान और 10 LCA तेजस MK1 ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। इन 83 MKIA लड़ाकू विमानों के ऑर्डर के साथ ही तेजस जेट के लिए दिए कुल ऑर्डर की संख्या 123 पहुंच गई है, क्योंकि 40 तेजस के लिए भारतीय वायुसेना पहले ही ऑर्डर दे चुकी है और ये जेट इनिशियल ऑपरेशंस क्लियरेंस के लिए कतार में है। भारतीय वायुसेना के लिए तैयार हो रहा MK-1A जेट अतिरिक्त सुधारों और फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस के साथ आएगा, जो अब तक का सबसे एडवांस जेट होगा। वहीं दोस्तों, ग्राइपेन लड़ाकू विमान भी मिग विमानों को रिप्लेस करने में भारतीय वायुसेना का हाथ बढ़ाएगा। इसके लिए साल 2021 के अंत में बड़ा ऑक्शन होने वाला है, जहां पर स्वीडिश कंपनी साब ग्राइपेन लड़ाकू विमान को भारत को बेचेगी। दोस्तों, इस सौदे की सबसे बड़ी खास बात यह है कि भारत को यह स्वीडिश लड़ाकू विमान ग्राइपेन ई फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमान से आधे रेट पर मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, इस विमान का निर्माण 63% स्वीडिश इक्विपमेंट और 37% अमेरिकी इक्विपमेंट से बनाया गया है, जिससे इसकी मजबूती और बढ़ जाती है, क्योंकि अमेरिका और स्वीडिश लड़ाकू विमान अपनी मजबूती के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। वहीं दोस्तों, इस स्वीडिश कंपनी ने इस डिफेंस डील के तहत भारत की यह शर्त भी मान ली है कि स्वीडिश कंपनी अपना ग्राइपेन ई लड़ाकू विमान भारत को किसी दुश्मन देश को नहीं बेचेगा, जिसके बाद भारत की तरफ से यह डील पक्की कर दी गई है, क्योंकि इस समय भारत के चीन के साथ LAC सीमा के पार युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं और ऐसी स्थिति में भारत लड़ाकू विमान को खरीदने में किसी भी तरह की देरी नहीं करना चाहता। तो दोस्तों, जिस तरह भारत अब एक के बाद एक
लड़ाकू विमानों को खरीदकर एलएसी सीमा पर चीन की घटिया खड़ी करने में लगा है। उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।